जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मानंदा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड के इतिहास की एक नई सीरीज लेके आए हैं, जिसमें कि हमने पिछली कक्षा में पौरव वंश को कंप्लीट कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का प्राचीन सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेय पूर्व वंश, या जिसे हम कत्यूरी वंश भी कहते हैं। तो ज्यादा नहीं कहते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे उत्तराखंड के इस भूभाग पर कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ और किस प्रकार से यहाँ पे हर्षवर्धन ने उनको अपना सामंत नियुक्त किया। इसमें आपने देखा था कि देखो, सबसे पहले भारत में सामंती व्यवस्था को किसने लागू किया था? हर्षवर्धन ने किया। ठीक है, सामंत का मतलब वो देखिए, देखो, एक तो होता है कि उस राज्य को पूर्ण रूप से हरा करके अपने राज्य में मिला देना। एक होता है कि उनको बोलना कि भाई तुम अपना राज्य यहाँ पे चला लो, लेकिन तुमको वार्षिक हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सामंती व्यवस्था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सामंती व्यवस्था। ठीक है, कि जैसे कोई राज्य को हराया, उसको बोला कि भाई तुम अपना खुद का देख लो, लेकिन मुझे साल का क्या चाहिए? हमारा टैक्स चाहिए। उसी को हम कहते हैं सामंती व्यवस्था। तो अलग अलग जितने भी राज्य थे, उन्होंने अपना स्वतंत्र काम तो किया, लेकिन किसके अंडर में? हर्षवर्धन के अंडर में काम किया, इसलिए उसको हम कहते हैं सामंती राज्य। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम पहले रिकॉल कर देते हैं कि हमारे इस उत्तराखंड की भूभाग पर कौन कौन से राजवंश का उदय हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारे नीचे हुआ, तुम्हारे पास गोविषाण। कौन हुआ था? गोविषाण हुआ था। मैंने कहा था कि जो ये रामनगर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तुम्हारे पास आई छत्रा राजवंश स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक बार ऐसे देख रहा हूं मैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इसको कंप्लीट देखा। ठीक है, इस बार हमने कहा था कि इसके ऊपर तुम्हारे पास सबसे बड़ा राजवंश, सबसे जो इंपॉर्टेंट था हमारे पास, ब्रह्मपुर। कौन सा था? ब्रह्मपुर था। जिसमें कि हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुर वंश में तुम्हारे पास पौरव वंश का कैसे यहाँ पे उदय होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा था एक सुवर्ण गोत्र वंश। सुवर्ण गोत्र वंश सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे पहला राज्य है जो स्त्री राज्य था। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा गया कल्याण वर्मन, जो तुम्हारे पास रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र है, देवप्रयाग वाला, वहां पे तुम्हारे पास कल्याण वर्मन एक अलग ही राजवंश चल रहा था, जिसमें कि मैंने कहा था कि हिंडोला काल में एक पलहेटी का सूर्य मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास चला था, तुम्हारे पास जो भूटांतिक क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा चला था नागवंश। के चला था नागवंश। मैंने कहा था कि नागवंश की पुष्टि कहाँ से होती है? जो हमारे पास त्रिशूल लेख है तुम्हारे पास, कहाँ पे? गोपेश्वर मंदिर में। उसमें तुम्हारे पास स्कंद नाग हो गया, विभु नाग हो गया, अंशु नाग हो गया, ठीक है, नागपति नाग हो गया। इनका नाम तुम्हारे कहाँ पर मिलता है? त्रिशूल लिंग में। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा किसका होगा? नागों का होगा। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे एक अलग से राजनैतिक शक्ति होती है, उसका नाम तुम्हारे पास कार्तिकेयपुर। क्या है? कार्तिकेयपुर। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में। ठीक है, अब यहाँ पे जितने छूट गए तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे कौन थे? खस लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, जितना छूट गए खस, क्योंकि मैंने कहा था खस तुम्हारी क्या है? पुरा जाति है। तीसरे नंबर की पुरा जाति तुम्हारी कौन सी थी? खस थी। अभी वो यहीं पर शासन कर रहे थे। ठीक है, अब हमको देखना है कि मैंने कहा था कि हर्षवर्धन ने यहाँ पे सामंती व्यवस्था शुरू कर दी थी। उसने उन्होंने क्या करा यहाँ पे कि सारे राज्य थे, इनको शासन करने दिया, लेकिन अपने अंडर में, उसको हम कहते हैं सामंती व्यवस्था। अब जैसे तुम्हारे पास हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगी, तब यहाँ पे क्या होगा कि दो तीन मतलब कि 50-60 साल तक ऐसे रहेगा, अपना स्वतंत्र काम करेंगे सारे जितने भी राज्य हैं। उनको ऐसा नहीं है कि किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर्षवर्धन की हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। बाद में यहाँ पे हमारे पास आता है यशोवर्धन। यशोवर्मन। क्या कौन आता है? यशोवर्मन नाम का एक राजा आता है। अब ये क्या करता है कि देखो, अब इसने क्या करा कि इनको फिर दोबारा हराया। जितने भी राजा थे, बोले भाई तुमने बहुत राज्य कर लिया इतने दिनों से, बहुत तुमने यहाँ पे खा पी लिया, अब तुमको फिर से हमारा क्या बनना पड़ेगा? सामंत बनना पड़ेगा। और इसने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम किया कि इसने सबसे बड़ा सामंत अपना नियुक्त किसे किया? कार्तिकेय पूर्व। किसको किया? कार्तिकेय पूर्व। और कार्तिकेय पूर्व में उस टाइम तुम्हारे पास जो राजा था, उसका नाम था बसंत देव। क्या था? बसंत देव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बसंत देव। ठीक है, तो यशोवर्मन ने इन राजाओं को अपना सामंत भी बनाया, लेकिन इसमें से अपना जो मुख्य सामंत नियुक्त किया, उसकी किया तुम्हारे कार्तिकेय पूर्व राजवंश के नेता बसंत देव को। ठीक है, अब इसका क्या काम था? देखो, अभी तक क्या था कि हर राज्य अपना अपना हर साल क्या करता? टैक्स जमा करता। अब उसने बोल दिया कि तुम सारे किसको करेंगे? बसंत देव करेंगे। अब बसंत देव सबका लेके एक सामने शाम यशोवर्मन के पास आ जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पे हर मतलब उस टाइम का इतिहास क्या था कि हर राजा को अपने राज्य का विस्तार करना पड़ता था। ठीक है, किसके लिए? सामंत बनाने के लिए। तो उस टाइम पे जैसे ये सुब्रमण्य यहाँ से देखो, उसने यहाँ से सबको जीत करके यहाँ से, अब यहाँ से उत्तराखंड को भी जीत लिया। यहाँ तुम्हारे पास क्या? हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर तुम्हारे क्या? यहाँ पे जम्मू कश्मीर क्या है?
जम्मू कश्मीर एक राज्य है और जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट राज्य था, उसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीठ। क्या था? ललितादित्य मुक्तपीठ। अब क्या हुआ देखो, अब जैसे यहाँ पे शक्तिशाली राजा तुम्हारा कौन है? यशोवर्मन। वो भी क्या कर रहा है कि अपने साम्राज्य कर रहा, विस्तार कर रहा। अब वैसे तुम्हारे यहाँ पास यहाँ से कौन कर रहा था? ललितादित्य मुक्तापीठ। ये भी यहाँ से सबको हरा हरा के आए, तुम्हारे कहाँ पे मिला? हिमाचल प्रदेश में। यशोवर्मन भी यहाँ से तुम्हारा ऊपर जाएगा, तो दोनों के दोनों कहाँ पे मिल गए? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा युद्ध होता है जिसमें कि ललितादित्य मुक्तापीठ जो है कि यशोवर्मन को हरा देंगे। इसका मतलब है कि अब उत्तराखंड का जो हमारा पूरा भूभाग है, उत्तराखंड में शासन करने वाले जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो अब किसके सामंत होंगे? ललितादित्य मुक्तापीठ के। अब वो देखता था कि इसमें सबसे बड़ा सामंत कौन है, तो सबसे बड़ा सामंत कौन था? बसंत देव। अब वो बसंत देव को बोलेगा कि भाई अब तू मेरे अंडर में क्या करेगा? काम करेगा। अब यहाँ से क्या होता है कि बसंत देव यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब इसका सबसे बड़ा सामंत कौन है? पसंद। मतलब कि अगर देखो, मतलब कि कोई भी राजनीतिक बातें हो रही है, कुछ भी बातें हो रही है इस रिलेटिव, तो मतलब किसके थ्रू होगा? बसंत देव के थ्रू होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि बाद बाद में क्या हुआ कि देखो, अगर आए कि हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ललितादित्य मुक्तापीठ के उत्तराखंड में आक्रमण करने की, तो एक तुम्हारे पास है कल्याण की एक पुस्तक है तुम्हारी राज तरंगिणी। कौन सी है? कल्याण की एक पुस्तक का नाम है तुम्हारे पास राज तरंगिणी। राज तरंगिणी एक पुस्तक है तुम्हारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे ब्रह्मपुर राज्य चल रहा, उसके हमको स्रोत कहाँ से मिलते हैं? वह सांगे सीक्यू की पुस्तक से मिलते हैं। वैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ललितादित्य का यहाँ पे वो हुआ था, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्याण के राज तरंगिणी समय सारे यहाँ पे डिटेल मिलते हैं कि हाँ यहाँ पे इतने राज्य थे। फिर उसके बाद जो तुम्हारा सुवर्णगुप्त राजवंश है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्त्री राज्य है, क्योंकि ये तुम्हारे पास हर्षवर्धन के कार्यकाल से लेकर समुद्रगुप्त के काल से लेकर के यशोवर्मन की, और यहाँ पे राज तरंगिणी में तुम्हारा किसका जिक्र मिलता है? सुवर्णगुप्त राजवंश का जिक्र मिलता है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारे पास ललितादित्य मुक्तापीठ की क्यों जाएगी तुम्हारे पास? मृत्यु हो जाएगी। तब क्या होगा कि अब देखो, अब तक जितना भी टैक्स कलेक्ट करने का काम तुम्हारे किसका था? बसंत देव। मतलब जितने भी छोटे छोटे राजवंश थे उनसे पूरा टैक्स कौन लेता था? बसंत देव। कौन लेता था? बसंत देव। और फिर बसंत देव उसको किसको देगा? ललितादित्य मुक्तापीठ को देगा। अब ललितादित्य मुक्तापीठ भी मर गए। फिर यहाँ पे कौन आ गया तुम्हारे पास? बसंत देव। अब बसंत देव ने क्या करा कि उस बार, क्योंकि राजस्व तो उस बार इकट्ठा हो ही गया, जितना भी देखो किसी भी राजनीतिक शक्ति को मजबूत होने के लिए सबसे पहले कौन सी क्या होना चाहिए? मजबूत आर्थिक स्थिति क्यों होनी चाहिए? देखो, अगर पैसे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर पैसे होगा तो ज्यादा सेना होगी, ज्यादा राज्य होगा, ज्यादा सुविधाएं होगी। तो वहां पे बसंत देव मजबूत स्थिति में बन गया और उसने इन सबको अपने क्या कर दिया? अंडर में कर दिया। तब जाके अब तुम्हारे पास पूरे उत्तराखंड के भूभाग पर अब तुम्हारे पास कौन सा राजवंश स्टार्ट होगा? कार्तिकेय राजवंश, जिसे हम या फिर कत्यूरी वंश भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है। अब अभी तक हमने देख लिया कि उत्तराखंड में छोटे छोटे राजवंश कैसे थे, उनको कैसे सामंत बनाया, फिर वहां पे ललितादित्य की एंट्री होती है, फिर उसको फिर सबको हरा करके सुवर्णों को हरा करके उत्तराखंड को अपना सामंत बना देता है, जिसमें कि वो कहता है कि यहाँ का सामंत तुम्हारा कौन रहेगा? बेबी सबसे इंपॉर्टेंट बसंत देव रहेगा। जैसे उसकी मृत्यु जाएगी और बसंत देव उत्तराखंड के इस पूरे भूभाग पर क्या करता है? इस जो उत्तराखंड का इस पूरा भाग है, इस उत्तराखंड के पूरे भूभाग पर क्या करेगा? शासन करेगा। मतलब कि पूरे उत्तराखंड में तुम्हारा कौन रहेगा शासन करने का काम? बसंत देव करेगा। और वो बसंत देव यहाँ पे अपना राजवंश स्टार्ट कर देगा। उसको क्या करेंगे हम? कार्तिकेयपुर राजवंश बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था कि किसी की भी जानकारी में कहां से मिलेगी? या फिर साहित्यिक स्रोत से मिलेगी या फिर पुरातात्विक स्रोतों से मिलेगा। अब पुरातात्विक स्रोत हमारे पास क्या होता है? या तो अभिलेख होते हैं या फिर सिक्के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कार्तिकेय राजवंश है, इसके हमें जो सोर्स है सबसे पहले कहां से मिलता है? अभिलेखों से मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पांडुकेश्वर अभिलेख है, एक बालेश्वर अभिलेख है, एक बागेश्वर ताम्रपत्र है और कंडारा ताम्रपत्र। ठीक है। अब देखो, अभी तक हम जितने भी राजवंश पढ़ रहे थे ना, उसके बारे में हमको जानकारी उतनी थी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानकारी कहाँ से ले रहे थे? सिक्कों से। और सिक्कों में क्या तो लिखेगा? वो सिक्कों में फिर राज्य का नाम लिखेगा या राज्य का नाम लिखेगा या उसमें कोई चित्र बना देगा। हम कहेंगे हायर कि उस टाइम पे ये यहाँ पे रहे होंगे। ठीक है। अपने किसी ने यहाँ पे मंदिर बना दिया, जैसे छत्रेश्वर देख लिया था आप लोगों ने। ठीक है। लेकिन अब क्या करते थे राजा की, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करते कि तांबे के एक बड़े से
तांबे का एक एक बनाएंगे, प्लेट टाइप का बनाएंगे और उसमें लिख देंगे। वो अभी तक उस पे गटगटी लिख देंगे, वो अभी हमारे पास है। तो मैंने कहा था कि जिस पे लिखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख। मतलब कि किसी जो तुम्हारे पास क्या है, मोटी सतह पे, या फिर जैसे तुम्हारे पास दीवार हो गई, या फिर तुम्हारे पास क्योंकि कोई धातु हो गई, तो उस पर लिख देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अरे अभिलेख किस पे लिखा है तुम्हारे पास? ताम्र पत्रों पर। किस पे लिखा है? तो इसलिए हम बोलेंगे इसको ताम्र पत्र अभिलेख। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको जानकारी जितने भी मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा था कोई कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए जितने भी मतलब कि उन्होंने चीजें लिखी वो तुम्हारे किस लिखी? ताम्रपत्र अभिलेखों पर लिखे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास कौन सा? पांडुकेश्वर अभिलेख, फिर बालेश्वर अभिलेख, फिर बागेश्वर, फिर कंडारा ताम्रपत्र। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पांडुकेश्वर अभिलेख। पांडुकेश्वर तुम्हारे कहाँ है? चंबोली में। ठीक है, जब आप बद्रीनाथ जाओगे तो बीच में एक पड़ता तुम्हारे पास पांडुकेश्वर। ठीक है, वहां पे योगदान बद्री का मंदिर भी है। ठीक है, तो वहां पे क्या कर रखे, जो मंदिर है वहां पे तुम्हारे पास क्या है? पांडुकेश्वर में तुम्हारे किसका है? ललित सूर्यदेव का क्या है? एक ताम्रपत्र है, उसमें उसके पूरे राजवंश की क्या मिलती है? हमको जानकारी मिलती है। अब देखो जानकारी कैसे मिली। अब उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट एक है जो कत्यूरी वंश। अभी तक हमने कहीं पे भूमिदान का जिक्र नहीं करा। ठीक है, बशर्ते हमने वहां पे एक कर पढ़ा था, जो धार्मिक कर था, उसको हम क्या कहते हैं? वहां पे बलि कहते हैं। क्या कहते हैं? बलि। मतलब कि धार्मिक चीजों से रिलेटेड जो कर दिया जाता था उसको हम क्या कहते हैं? बलि कर। ठीक है, लेकिन जो ये कार्तिकीय राजवंश है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थोड़ा सा हमको भूमि अनुदान का जिक्र होता है। क्या होता है? भूमि अनुदान का जिक्र होता है। ठीक है, अब देखो थोड़े यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है। बसंत कार्तिकेय राजवंश से पहले जितने भी राजवंश थे वो सारे तुम्हारे कौन से धर्म से रिलेटेड थे? शैव धर्म से। किसे थे? शैव धर्म से। जिसमें कहा कि छत्रेश्वर है, चित्रेश्वर है, या तुम्हारे पास कार्तिकेय का वो मिल रहा है तुम्हारे पास है नहीं। लेकिन जो तुम्हारे पास लेकिन जो बसंत देव होगा, देखो बसंत देव भी किसी अंडर में काम कर रहा था, इसलिए बसंत देव भी तुम्हारे क्या होगा? शैव धर्म का होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो तुम्हारे पास ललितादित्य मुक्तापीठ आते हैं, ललितादित्य मुक्तापीठ तुम्हारे पास वैष्णव धर्म के होते हैं, इसलिए बसंत देव को भी तुम्हारे पास क्या होना पड़ेगा? वैष्णव धर्म का होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि बसंत देव ललितादित्य मुक्तापीठ के कहने पर चमोली के नरसिंह मंदिर का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे आगे कि जोशीमठ का नरसिंह जो मंदिर है वो तुम्हारे किसने बनाया? तुम्हारे पास बसंत देव ने बनाया। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास ललितादित्य मुक्तापीठ थे वो तुम्हारे पास कौन से धर्म के थे? वैष्णव धर्म के। इसलिए आप देखोगे पंच बद्री हो गया तुम्हारे पास, जैसे आदि बद्री हो गया, जितने भी तुम्हारे पास बागेश्वर मंदिर हो गए, वो सारे तुम्हारे किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है, क्योंकि उसका जो राजा था बसंत देव तुम्हारे कौन सा धर्म था? वैष्णव धर्म का। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि अब देखो भूमि अनुदान। ठीक है, अब क्या होता था उस टाइम पे कि जैसे कोई राजा है, ठीक है, तो उसने किसी मंदिर को बनाने के लिए वहां पे क्या कर दी? भूमि अनुदान कर दी। क्योंकि उस टाइम पे सब जो भूमि का मालिक कौन था? राजा था, क्योंकि सबसे बड़ा तुम्हारा पद कौन था? राजा का था। ठीक है, लेकिन भूमि अनुदान दे दिया तो उस टाइम क्या करते कि अपने पूरे खानदान का नाम रखते कि मैं इसका पुत्र, फिर इसका परपौत्र जो भी है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पे जो तुम्हारे पास ललित सूर्यदेव है उनका एक ऐसा मिलता है, और उसमें राजा का नाम मिलते हैं ऐसे करके। तीन नाम यहाँ मिल गए, तीन नाम ऐसे मिल गए, और तीन नाम ऐसे मिल गए, ऐसे नाम मिला। और इतिहासकारों ने कहा कि मतलब कि अलग अलग, मतलब एक ही पंक्ति में क्यों नहीं हुए, ये पे अलग अलग क्यों हुए? तब इतिहासकार कहते हैं कि जो तुम्हारा कत्यूरी राजवंश था वो उसमें तुम्हारे पास मतलब कि तीन परिवार के अलग अलग तीन वंशों के तरह शासन के, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास प्रथम परिवार, द्वितीय परिवार और तृतीय परिवार। ठीक है, प्रथम परिवार में तुम्हारे पास स्टार्टिंग कहां से होती है? बसंत देव से स्टार्ट होती है। और अगर उसमें पहला नाम बसंत देव का है, इसलिए हम मानते हैं कि जो तुम्हारा कत्यूरी राजवंश है उसका शासक तुम्हारा कौन होगा? बसंत देव होगा। तो इसमें आप पहले पॉइंट ऐसे लिख देना, कत्यूरी वंश का तुम्हारे जो संस्थापक है वो कौन है तुम्हारे पास? बसंत देव है। इस ठीक है, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ललित सूर्यदेव का पांडु के साथ अभिलेख मिलता है उसमें पहला नाम तुम्हारा किसका अंकित है? बसंत देव का। फिर इसका पुत्र देखो, मानते हैं कि यहाँ बसंत देव के बाद तुम्हारे पास नीचे कोई नाम था लेकिन वो मिट गया। ठीक है, इसलिए हम सीधे तुम्हारे किसका नाम पढ़ेंगे? खरपर देव का। ठीक है, खरपर देव के बाद तुम्हारा कौन आता है? अधिराज देव। फिर आता तुम्हारे पास त्रिभुवन देव। ठीक है, जैसे इसका ये वाला वंश खत्म हो गया, यहाँ से दूसरा वंश स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल दे दो ना, जैसे जैसे सबसे पहले बसंत देव होगा। ठीक है, इसके तुम्हारे पास क्यों? जैसे इसके बाद तीन पुत्र हो गए, तीन पुत्र हो गए। ठीक है, पहला पुत्र ये हो गया। ठीक है, तो इसका फिर इसका पुत्र होगा, फिर इसका पुत्र होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसका जो दूसरा पुत्र था उसका वंश स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर जो तीसरा पुत्र था इसका अलग वंश हो गया,
स्टार्ट हो गया। ऐसे हम बोलते हैं कि तीन अलग अलग परिवार के तीन वंश ने क्या वहां पे शासन किया होगा। इतिहासकार इसको ऐसा लिखा था, तो इतिहासकार कहते हैं हमारे ऐसे हुआ हुआ होगा, ठीक है, कोई जरूर नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुवन थे, ठीक है। फिर द्वितीय वंश में तो पहला शासक था, उसका नाम क्या था, निम्बरदेव, फिर इष्टगणदेव, फिर ललित सूरदेव, फिर भूदेव। फिर तृतीय वंश आया यहाँ पे तुम्हारा फिर क्या होगा, सडोलादित्य, फिर इच्छरदेव, फिर देशटदेव, पदमदेव, और लास्ट तुम्हारे कौन थे, सुभिक्षराज। और फिर ये मान सकते हैं कि मतलब कि जो तुम्हारे कार्तिकेयपुर होगा वहां पे जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन होगा, सुभिक्षराज देव। फिर वो अपनी राजधानी तुम्हारे पास कहाँ लेंगे, कत्यूरी घाटी बागेश्वर में लेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि तीन तीन परिवार कौन कौन थे, एक बार इसको थोड़ा क्या कर दो नोट कर लो आप। तो अभी आपने देखा था कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर तुम्हारे पास कार्तिकेयपुर क्या था, राजवंश शासन कर रहा था, ठीक है। तो मतलब कि अब पूरे के पूरे उत्तराखंड पर छोटे छोटे राज्य न होकर के क्या होगा, कार्तिकेयपुर राजवंश होगा, क्योंकि उसने सबको क्या कर दिया, अपने में मिला दिया, ठीक है। अब हमको देखने की कत्यूरी वंश का थोड़ा क्या देखना हमको, प्रशासन। देखो अभी तक मैंने जितनी थ्योरी पढ़ाई उसको सिर्फ आपको समझने के लिए है। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ से बनते हैं, शासन और प्रशासन से, ठीक है। उस टाइम पे कौन सा रहा होगा, उसको क्या कहते हैं, जिले को क्या कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने कहा था ना, वहाँ पे सबसे बड़ा दिखा है देश है, फिर तुम्हारे पास क्या है, प्रांत है जिसको वहां पे भुक्ति कहते हैं, ठीक है। ऊपर ही उसका शासन प्रशासन का अधिकारी था। तो वैसे हमको देखने की कत्यूरी वंश का प्रशासन तुम्हारे पास कैसा था, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा तुम्हारा कौन था, देश, सबसे बड़ा शासन। जैसे हमारे पास आज के डेट में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रशासन किसका लिखा है तुम्हारे पास, क्या है, देश है, क्या है, देश। और देश का सबसे प्रमुख तुम्हारा कौन था उस टाइम पे, राजा था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा क्या, राजतंत्र था, ठीक है। प्रांत, फिर क्या है तुम्हारे पास, प्रांत, ठीक है। प्रांत मैंने कहा कि जैसे आज के डेट में जैसे क्या हमारे पास मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ठीक है। उस टाइम पे क्या था तुम्हारे पास, प्रांत। इसको उस टाइम कहते थे ऊपरी, क्या कहते, ऊपरी। और ऊपरी मतलब प्रांत, और प्रांत का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था उसे हम कहते हैं ऊपरी, क्या कहते हैं, ऊपरी। देखो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा जो ये नाम है ना, ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन उस टाइम पे तुम्हारी जो भाषा थी, उस टाइम पे तुमको पता है कि पाली या प्राकृत या संस्कृत भाषा थी, ठीक है। जैसे अब तुम देश कह रहे, प्रांत कह रही, हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो हिंदी में उतना कंफ्यूजन होता नहीं है, क्योंकि उस चीज को हम देखते हैं। लेकिन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत इसलिए होती है कि तुम्हारे पास ही क्या है, संस्कृत भाषा की क्या है, शब्द है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जिला है, जिले को हमने क्या कहा था, विषय, क्या कहते हैं, विषय। और जो विषय है, उस विषय का सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसे क्या कहेंगे हम, विषय पति। ये सारा हमने पौरव वंश ढंग से पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन वहां पर थोड़ा ये था कि वहां पर थोड़ा क्या था, प्रांत को तुम्हारे कहते हैं भुक्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रांत को क्या कहते हैं, ऊपरी कहते हैं, ऊपरी के अधिकारी को ऊपरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तहसील को यहाँ बोलते हैं कर्मांत, क्या कहते हैं, कर्मांत। इस और इसके अधिकारी को कर्मांत पति। यहाँ पे कंफर्म है, कर्मांत तहसील लेवल की इकाई, ठीक है। और पौरव वंश हमने पढ़ा था कि तहसील के बाद तुम्हारे पास क्या था, सीधे ग्राम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में एक छोटा प्रशासनिक इकाई और है, उसका नाम क्या है, खत, जिसका मुख्यालय तुम्हारे पास सयाना, क्या होता है, सयाना। या कहीं कहीं तुम्हारे क्या लिखा है, सदर सयाना, क्या लिखा है, सदर सयाना, ठीक है। अब बाद में हम पढ़ेंगे, जो सार पढ़ेंगे, ठीक है। जो तुम्हारे पास जनजातियां हैं वहां पर आप पढ़ोगे क्या, तुम्हारे खत होती है, खुमणी होती है, जिसका तुम्हारे को ना सयाना या सदर सयाना होता है, ठीक है। और अब तुम्हारे पास है ग्राम है, ठीक है। और ग्राम को ग्राम कहते हैं, और इसका अधिकार होता है तुम्हारा मुकद्दम, क्या होता है, मुकद्दम। तो ये उस टाइम पे तुम्हारे पास कत्यूरी राजवंश का तुम्हारा क्या था, प्रशासन था, ठीक है। जैसे अगर आज के डेट में हम देखते हैं, जैसे हमने कहा उत्तराखंड कोई देश है, ठीक है। उत्तराखंड फिर तुम्हारे किसमें पड़ता है तुम्हारे पास, प्रांत में, जैसे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। फिर तुम्हारे पास हर मंडल में तुम्हारे पास क्या होते हैं, जिले होते हैं। जैसे कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। उसको हम कहते हैं विषय, कहते हैं, क्या कहते हैं, विषय कहते हैं। फिर उसके बाद जिला तुम्हारा किसमें है, तहसील में है, तहसील को बोलते हैं कर्मांत और कर्मांत पति। फिर तहसील तुम्हारा किसमें है अभी, खत, खत को बोलते हैं सयाना और सद सयाना, ठीक है। और खत फिर तुम्हारा किसमें पड़ा है, ग्राम में, ग्राम के मुख्य को उस टाइम बोलते क्या, मुकद्दम। तो इस यहाँ से क्वेश्चन एक एक आता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे ग्रुप सी के एग्जाम में एक वहाँ के प्रशासन से रिलेटिव आता ही आता है, ठीक है। इसलिए इसको आपको 2-3 बार अच्छे से क्या करना है, इसका रिविजन करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा और डीप बनता है देखो, तो उस टाइम पे कत्यूरी राजवंश में तुम्हारे पास जो जिले मतलब जो कोई कहते तुम्हारे विषय थे, अगर पेपर आए कि कत्यूरी राजवंश में तुम्हारे पास विषयों की संख्या कितनी थी। जैसे आज के डेट में अगर क्वेश्चन आएगी उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो 13 है, कितनी है, 13 है।
अगर पेपर में आता है कि कत्यूरी शासक के समय पे उत्तराखंड में कितने विषय थे या कितने जिले थे, तो कितने थे तुम्हारे पास? देखो 1 2 3 4 5 कितने थे? 5। ये साल पहले कहीं पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो 5 कौन कौन थे? पहले तुम्हारा राज्य, पहले जिला कौन था तुम्हारे पास? कार्तिकेयपुर, जो उनकी थी क्या थी? राजधानी, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास क्या है? तंगनपुर, क्या है? तंगनपुर, क्योंकि भोटिया को हम क्या कहते हैं? तंगन भी कहते हैं, ठीक है। तो तंगनपुर हो गया। जो तुम्हारे पास ये जौनसार वाला क्षेत्र है, ये काशी वाला, उसको कहते हैं हम एसाल, क्या कहते हैं? एसाल। जो तुम्हारा हरिद्वार हरिद्वार वाला क्षेत्र है, ये वाला मैदानी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मायापुर हाट, ठीक है। और जो तुम्हारे बीच का हो गया तुम्हारे पास, ये पौड़ी वाला हो गया, टिहरी वाला हो गया, उसको कहते हैं अतरंग, क्या कहते हैं? अतरंग। तो अगर आए कि कत्यूरी वंश में कितने विषय होते थे, मतलब कितने जिले हुआ करते थे, तो कितने थे? 5। कितने थे? 5। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर और डीप पूछ दो उसने, शिव प्रसाद डबराल। देखो, हर मैंने कहा था ना कि जो जितने इतिहासकार हैं उनके अपने अपने के मत है, लेकिन अगर आए कि शिव प्रसाद डबराल, किसके? अगर शिव प्रसाद डबराल, जिसको हम क्या कहते हैं? चारण भी कहते हैं। अगर आए कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कत्यूरी वंश में तुम्हारे पास कितने विषय थे, तो कितने थे? 6। 5 तो हर इतिहासकार 5 कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं कितने? 6। ये 6 तुम्हारे पास कौन सा है? दुर्भाग विषय। कौन सा विषय है? दुर्भाग विषय। मतलब कि उस टाइम के जो तुम्हारे पास ये रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र था तुम्हारे पास, इसको हम कहते थे दुर्भाग्य, कहते हैं दुर्भाग विषय। तो यहाँ से तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उत्तराखंड के प्रशासन से रिलेटिव, वो यहीं से बनेंगे। कितने जिले थे, इसको क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और आए कि जो तुम्हारे पास कितने राजवंश, ठीक है। अगर आए कि कत्यूरी वंश में तुम्हारे पास कितने राजाओं ने शासन किया, तो एक चीज उसको लिख देना, 14। कितने किया? 14 के राजाओं ने क्या करा यहाँ पे? शासन किया। मैंने कहा था कि 3 अलग परिवार के थे, ठीक है। तो 3 टोटल तुम्हारे पास कितने मानते हैं इतिहासकार? 14 मानते हैं, ठीक है। एक थोड़ा अगर इसमें एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना है, तो निम्बरदेव है ना, निम्बरदेव क्या है? निम्बरदेव। इसमें अगर आए कि जो तुम्हारे पास शंकराचार्य जी, कौन? अगर आए कि जिस टाइम पे शंकराचार्य जी कहाँ आए थे, उत्तर उत्तर भारत में आए थे, उस टाइम पे तुम्हारे पास कत्यूरी वंश के तुम्हारे शासक होते, तो कौन थे? निम्बरदेव। इसको आप थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। थोड़ा आप इसके स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। तो अब देखा था आपने शासन प्रशासन कैसा चल रहा था। जैसे मैं हमने कहा था कि सबसे छोटी इकाई तुम्हारी कौन थी? ग्राम, ठीक है। अब हमको देखने कि कत्यूरी राजवंश का शासन कैसे चलता है, ठीक है। जैसे आज हम कहते हैं ना शासन कैसे चलता है तुम्हारा, जैसे प्रधानमंत्री है, फिर तुम्हारा मंत्रिमंडल होता है, कोई तुम्हारा गृह मंत्री, फिर वित्त मंत्री अलग होता है, ठीक है। तो हाँ, इसमें एक लिखना है कि जो तुम्हारे पास कत्यूरी राजवंश है ना, सबसे पहले इसमें एक चीज इसको नोट कर देना, जो तुम्हारे पास विभागीय प्रणाली, क्या? विभागीय प्रणाली। सबसे पहले अगर आए कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत तुम्हारे पास कब से होती है उत्तराखंड में, तो कत्यूरी शासन में होती है, ठीक है। जब आप कहते हो कि 1861 तुम्हारे पास पोर्टफोलियो की स्थापना होती है, ठीक है, कि अलग अलग विभागों की स्थापना, जैसे आज हम शिक्षा मंत्री कोई और है, स्वास्थ्य मंत्री और है, ठीक है। तो सबसे पहले विभागीय प्रणाली तुम्हारे पास कौन लेते हैं यहाँ पे? कत्यूरी शासन, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, जहाँ से हमारे पास एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं कि इनका शासन कैसा था, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास कौन था? सर्वोच्च पद तुम्हारा कौन था? राजा का हुआ करता था, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कौन है? राजा मात्य। जैसे हमने वहां क्या कहा था? महामात्य प्रधानमंत्री, ठीक है। मतलब कि जो हमेशा तुम्हारे साथ के साथ चलेगा, राजा के साथ चलेगा, उसको हर दिशा निर्देश देने थे, कहाँ पे क्या करना है, मतलब कि पूरी तुम्हारे पास एक प्रोटोकॉल होता है ना, तो पूरा तुम्हारे पास कौन करता? राजा मात्य, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या है? राजा न्यत, जिसे हम कहते हैं ज्येष्ठ राजकुमार, ठीक है, जो सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था, मतलब कि वो भी उनके विभागीय प्रणाली में हुआ, ठीक है। मतलब कि कुछ न कुछ मंत्री का पद किस पास नहीं हुआ तुम्हारे पास? ज्येष्ठ राजकुमार के पास हुआ, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कौन है? सामंत। सामंत मतलब अब देखो, अभी तो कोई बड़ा राज्य सामंत करता, अब यहाँ पर भी सामंती व्यवस्था होगी, ठीक है। मतलब कि छोटे छोटे राजा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अधीनस्थ राजा, वो भी तुम्हारे पास उस अधीनस्थ राजा, देखो कोई छोटे छोटे राज्य होंगे, वहां से कोई अधीनस्थ राजा होगा, वो भी इनके शासन में शामिल होगा, ठीक है। उसको हम भी कहते हैं सामंत, जो कि तुम्हारे कहते थे अधीनस्थ राजा। एक तुम पढ़ोगे तुम्हारा रे का राजा, क्या? रे का राजा। अब चंदू में हम पढ़ेंगे रे का राजा क्या होता है? रे का राजा मतलब कि अधीनस्थ राजा हुआ करते थे, ठीक है। उसको हम कहते हैं सामंत, क्या कहते हैं? एक होता है महासामंत, क्या होता है? जिसे हम कहते हैं सेनापति, जो सेना का क्या होगा? सर्वोच्च होगा। जैसे वहां क्या कहते हैं? बलाध्यक्ष। यहाँ क्या कहेंगे? महासामंत। एक है तुम्हारे पास महाकर्ता कारक, इसे कहते हैं उच्च निरीक्षक। क्या कहते हैं? उच्च निरीक्षक, जिसने निरीक्षण करने की हाँ भाई कोई काम अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा, हर कार्य प्रणाली का कहते हैं सुने निरीक्षण करना, उसे कहते हैं हम
महाकर्ता कारक, ठीक है। एक तुम्हारे पास है सैनिक। सैनिक उस टाइम पे दो प्रकार थे, एक तुम्हारे पास है गौलमिक, क्या है, एक तुम्हारे पास है सौलमिक, क्या है, सौलमिक। अगर आएगी कत्यूरी वंश में तुम्हारे पास कितने प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, दो प्रकार के, गौलमिक और सौलमिक। जो तुम्हारे पास गौलमिक थे ये तुम्हारे क्या थे, सामान्य सैनिक, या सामान्य सैनिक, ठीक है। सामान्य सैनिक बोलो जिनका एक सामान्य काम है, जैसे युद्ध लड़ना या फिर पहरेदारी करना, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, सौलमिक। ये तुम्हारे पास कर वसूलने वाले, कौन से वाले, कर वसूलने वाले सैनिक हुआ करते, चुंगी वाले, ठीक है। एक तुम्हारे पास क्या है, क्या है, प्रांतपाल, मतलब कि सीमा की सुरक्षा करने वाले, किसी सीमा की सुरक्षा करने वाले अधिकारियों को कहते हैं हम प्रांतपाल, ठीक है। मैंने कहा था नहीं कि उसमें प्रांत में बटा हुआ था देश, ठीक है। जैसे हम ऊपरी कहते हैं, मतलब कि जो ऊपरी होगा उसकी यहाँ पे तुम्हारी सीमा होगी ना किसी न किसी स्टेट के साथ, तो उस समय कहते हैं प्रांतपाल, क्या कहते हैं, प्रांतपाल। एक है तुम्हारे पास घटपाल, देखो घट मतलब किसी घाटी से, तो घाटी में तुम्हारे पास क्या बनता है, दर्रा बनता है, क्या बनता है। अब कोई देश अगर देखो हिमालय, देखो ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय में आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए तुम्हारे पास क्या होता है, घाटी, क्या होती है, घाटी, दर्रे होते हैं, ठीक है। तो इस समय कहते हैं तुम्हारे पास की दर्रों की सुरक्षा करने वाला, क्या, दर्रों की सुरक्षा करने वाला, इसको आप ढंग से लिखने के बाद, ठीक है। एक तुम्हारे पास है दंडक, क्या, दंडिक। इससे उस टाइम पे जो तुम्हारे पास पुलिस हुआ करती थी, उस टाइम पे उस टाइम पे पुलिस के अधिकारी को तुम्हारे क्या कहते थे, दंडक या दंडिक कहा करते, ठीक है। तो शासन से जितने भी तुम्हारे पास चीजें आएगी उसको आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में एक एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है। उस टाइम पर शासन प्रशासन से एक क्वेश्चन दे रहा है कि महाकर्ता कारक किसे कहते थे, या फिर तुम्हारा दे रहा है कि तुम्हारे सामंत किसे कहते हैं, ये भी बोल देगा कि राजनक किसे कहते हैं, ठीक है। वहां तो कुछ भी दे देगा। तो ये चीजों आपको 2-3 बार रिविजन करना है, तब जाके अच्छे से आएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रखना कि जो तुम्हारे पास कत्यूरी राजाओं की उपाधि थी वो तुम्हारी क्या थी, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, ठीक है। क्योंकि आप अगर इस बार हमने क्या पढ़ा था, पौरव वंश, उसमें हमने पढ़ा था कि जो तुम्हारे राजा थे वो थे महा परम भट्टारक, क्या थे, महापरम भट्टारक, महाराजाधिराज, ठीक है। तो इनकी तुम्हारे पास क्या है, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आए कि जो तुम्हारे पास कत्यूरी वंश थे, इनकी तुम्हारे पास जो लिपि थी वो तुम्हारी कौन सी थी, कुटिला, कौन थी, कुटिला, ठीक है। भाषा तो इनकी संस्कृति थी, लिपि इनकी थी भ्रमी थी, लेकिन उससे थोड़ा क्या था, अलग था। जो कत्यूरी राजवंश के तुम्हारे पास जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो थोड़ा संस्कृत से अलग मिलते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी लिपि होगी, कुटिला लिपि होगी, ठीक है। तो कत्यूरी राजवंश से ये सिर्फ तुम्हारे पास जोशीमठ के कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी है। अभी हम कत्यूर घाटी, जो तुम्हारे पास कुमाऊं का बागेश्वर का कत्यूर घाटी है, उसमें अभी हमने एंट्री नहीं करी। अभी तक जितने भी हमने शासन प्रशासन पढ़ा, राजाओं के नाम पढ़े, चाहे तुम्हारे पास ललित सूर्यदेव है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा देखो, इतनी हमको जानकारी कहाँ से मिली है, ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र अभिलेखों से मिलती है। इसलिए हम मानते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश है उसका सबसे प्रतापी शासक तुम्हारा कौन होगा, ललित सूर्यदेव होगा, ठीक है। इस चीज को आपको देखना है। और जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन बनाए, किसको क्या कहते हैं, शासन कैसा था, प्रशासन कैसा था, वो तुम्हारे सारे कत्यूरी राजवंश, कार्तिकेयपुर जो आगे तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास ये कत्यूरी है ना, कार्तिकेयपुर, जो आज का कार्तिकेयपुर मानते हैं, ये तुम्हारे किसको मानते हैं, आजकल के जोशीमठ को, किसको, जोशीमठ को। हाल ही में इसका जो नाम था ज्योतिर्मठ कर दिया शायद, ये तुम्हारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास कार्तिकेयपुर राजवंश था, कत्यूरी वंश था, अभी तक हमने कहाँ पढ़ा, जोशीमठ के कार्तिकेयपुर के बारे में। अब हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से सुभिक्ष राज अपनी राजधानी को तुम्हारे कहाँ ले जाएंगे, कत्यूर घाटी, बागेश्वर में ले जाएंगे। तब जाके हम वहां से पढ़ेंगे कुमाऊं का कत्यूरी वंश। उसमें थोड़ा हमारे पास किंवदंती है, मतलब कि हम कहानियों से पढ़ते हैं, ठीक है, कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है कत्यूरी राजवंश से। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, अपने नोट डाउन कर लें, उसको अच्छे से पढ़ें, और जो नई नई जानकारी होती है उसको अपने नोट्स में ऐड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी आज के लिए जय हिंद।